आज 25 अप्रैल है। लॉकडाउन के 31 दिन हो चुके हैं और रमजान का महीना शुरू हुआ है, तो मैं सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। कल प्रधानमंत्री ने अपने चुनिंदा कुछ पंचायतों में पंचों सरपंचों से बातचीत की। एक और इवेंट मैनेजमेंट हुआ देश में। उन्होंने ये सुनना था कि गांवों में सब ठीक हो रहा है, उनके हुक्म को बजाया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, कैश ट्रांसफर भी हो रहा है, राशन पानी भी मिल रहा है, कोई किसी किस्म की समस्या नहीं है। तो आपको अपनी पीठ थपथपवानी थी, वो आपने कर लिया। आपने अपने चहेते मीडिया को 2 दिन के लिए बां बां करने के लिए, ढोल बजाने के लिए कुछ मसाला देना था, वो भी आपने दे दिया। लेकिन कल ही ये खबर थी कि लुधियाना से 2 ट्रकों में लद करके 148 मजदूर अपने गांव जाने के लिए चले, हरियाणा के बॉर्डर पे पकड़े गए और क्वारंटाइन कर दिए गए। कल ही ये खबर थी कि बिहार के छात्रों ने भूख हड़ताल कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के छात्रों को ले जाया जा सकता है, तो बिहार सरकार हमको क्यों नहीं लेके जा रही है। कल ये खबर थी कि यूके और श्रीलंका के पर्यटकों को भेजा गया है, कुछ और स्पेशल जहाज जाएंगे, वो इंग्लैंड के और यात्रियों को लेकर के जाएंगे। लेकिन कल की खबरों में ये भी था कि सूरत में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। दिल्ली में कुछ और राज्यों के अंदर लंबी लंबी लाइनें, 4-4, 5-5 घंटे से मजदूर इंतजार कर रहे हैं कि उनको खाने के लिए कुछ पैकेट्स मिलेंगे। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, बेतहाशा परेशानी के अंदर हैं। और वो तो कई मीलों चले थे अपने गांव पहुंचने के लिए, कुछ पहुंच गए, कुछ रास्ते में मर गए, कुछ अभी रास्तों में पकड़े गए और उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। बहुत से लोग तो 19 तारीख से पहले चले गए थे, 19 मार्च से पहले, और 19 मार्च के बाद भी जब जनता कर्फ्यू का घोषणा हुआ। लेकिन जो आपने अचानक बिना तैयारी के 24 रात में 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन किया घोषित, उसके नतीजे के तौर पे करोड़ों मजदूर हताश हो गए। ये गिनती कम नहीं है, छोटी नहीं है। 54 करोड़ मजदूरों में से 50 करोड़ के करीब मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले। उनमें से 40 करोड़ हैं जिनको किसी किस्म की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उन्हीं में से 20 करोड़ के करीब मजदूर ऐसे हैं जो अपने घर द्वार को छोड़ करके राज्यों में, किसी और शहरों में या दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं, और दूसरे राज्यों में जाके काम करने वालों की गिनती भी 10 करोड़ के आसपास है। ये सब लोग क्या गांव से संबंध नहीं रखते? प्रधानमंत्री ने कल इनकी बात क्यों नहीं की? जो फंसे हुए हैं उनको अपने घरों में पहुंचाने का चर्चा क्यों नहीं करा? उन पंचों सरपंचों से ये क्यों नहीं पूछा कि क्या वो आप लोगों को पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, खैरों का ले रहे हैं कि नहीं, उनको दिक्कतें हैं कि नहीं, उनके परिवार को देख रहे हो, संभाल रहे हो कि नहीं? प्रधानमंत्री ने कोई बात इस सिलसिले में नहीं की, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि गांव के साथ बातचीत का ये एक और नाटकबाजी करने का तरीका था जो किया गया। साथ में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिनके पास स्वामित्व होगा लैंड का, जमीन का, उनको कर्जे मिलेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री को ये मालूम नहीं है कि ये ज्यादातर मजदूर जो दूसरी जगहों पर जाकर के काम करते हैं, उनमें से बहुमत वो है जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, सिर के ऊपर छत भी नहीं है। और गांव के अंदर भी रहने वालों में बहुत से खेत मजदूर किसी भी किस्म की जमीन से बिल्कुल दूर हैं, उनके पास कोई टुकड़ा नहीं है। बहुत सारों को जो जमीन मिली थी, वितरण के अंदर मिली थी, उनको कभी उनके नाम के कागज नहीं मिले। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो स्वामित्व है उसके आधार पे हम कर्जा देंगे। आप बहुमत जनता की बात ही कभी नहीं करते हो, आप बहुत सेलेक्टिव हो, ये हमारा आपके ऊपर इल्जाम है। आपने ये भी कहा कि इस कोविड-19 में लोग आत्मनिर्भर होना सीख गए। मोदी जी, लोग तो पहले से आत्मनिर्भर हैं। मैंने कहा ना, 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वो कौन है? उनको आपने सामाजिक सुरक्षा नहीं दी है। वो मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। खेतिहर मजदूर जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और छोटा और मंझला किसान जो सारा साल खटता रहता है, कभी एक फसल के लिए या दूसरी फसल के लिए। आप क्या करने आते हैं? आपने तो सब्सिडी बंद कर रखी है उनके खाद पे, बिजली पे, पानी पे, सब चीज पे आपने सब्सिडी बंद कर रखी है। आप उनकी बात नहीं करते हो। और आपने गांव की बात की ना, वो जिनकी फसलें सड़ गई खेतों के अंदर, आपने उसका चर्चा किया
किसान आत्महत्या करते हैं। आपने पूछा कि अब आपके गांव में सब किसान खुश हैं? क्या आपने इस बात का संज्ञान लिया कि रबी फसल चल रही है, उसकी कटाई के बाद मंडियों के अंदर वो ठीक से सब पहुंच रही है? सच्चाई ये नहीं है जो आप कल सुनना चाह रहे थे और सुन रहे थे। सच्चाई ये है कि 1/3 पास दिए जाते हैं और उनमें से आधे लोगों को भी अनाज अब भी मंडियों में नहीं लिया जा रहा। नई मंडियों को तलाशने की जरूरत है, नई जगहों के तलाशने की जरूरत है। उस फसल को सरकार ने सीधे उठाने की जरूरत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जरूरत है। ये सब कुछ करने की जरूरत है और एफसीआई के गोदामों के मुंह खोलने की जरूरत है। आज फिर मैंने सुन लिया कि जो चीफ हैं एफसीआई के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम 2021 तक खिला सकते हैं। तो जब खिला सकते हैं तो लोग भूखों लाइनों में क्यों खड़े हुए हैं? लोगों को राशन और भूख इसका इंतजाम क्यों नहीं हो रहा है? ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, जो आत्मनिर्भरता की आपने बात की, आपके मुंह से ये आत्मनिर्भर शब्द सुनते हुए मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि पिछले 5 साल से आपकी नीतियां इस देश की आत्मनिर्भरता को खत्म करने वाली हैं। आपने इस देश के पब्लिक सेक्टर को, इस देश के बड़े पूंजीपति और विदेशी कंपनियों को बेचने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी है और आपने इस देश को दुनिया की वित्त पूंजी के आगे गुलाम बनाने का रास्ता अपनाया और आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए। कौन है जो 100% विदेशी पूंजी लाने की बात करता है? आपकी सरकार ने निर्णय लिया, हमारी रेलवे, हमारी डिफेंस, हमारा कोल, हमारे बैंक्स, हमारी इंश्योरेंस, यहां तक कि पशुपालन, फार्मा सेक्टर, रिटेल ट्रेड, सिक्योरिटी एजेंसीज, क्या छोड़ा है आपने? सब जगह विदेशी पूंजी 100% आएगी। ये आत्मनिर्भरता का रास्ता है क्या? जिस ढंग से जहां थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता है उसको आप खत्म करने में लगे हुए हैं और हमारी बीपीसीएल को भी बेचने के लिए आप निकल पड़े। आज इस देश के अंदर सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर मैदान में उतरा है इस कोविड-19 में सारे कामों को संभालने के लिए, लेकिन आपने आत्मनिर्भरता इस देश की खत्म करने के लिए इन सेक्टर्स के ऊपर हमले कर रखे हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि आपके मुंह से ये आत्मनिर्भरता का नारा सुनते हुए हमें बहुत अजीब लगा, क्योंकि आप देश को बेचने का काम ज्यादा किए हो। आपको बुरा लग रहा होगा मेरा ये इल्जाम, लेकिन आप देश की संपदा को, आप देश के बिजनेस को, आप देश के ट्रेड को, आप देश के उद्योगों को अगर 100% एफडीआई ला के विदेशी पूंजी के हवाले करना चाहते हैं तो और कौन से शब्द का हम प्रयोग करें? हमें इसी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है उसकी हालत हम और आप अच्छे से जानते ही हैं। आप चाहे इनकार करते रहें, लेकिन कल ही नोएडा के और रायबरेली के डॉक्टर्स को जब क्वारंटाइन किया गया तो उनके वीडियो चले। उन्होंने वीडियोस में बताया कि उनके साथ क्या हालत हो रही है और उन्होंने ये भी कहा अगर हमारे साथ ये हालत है तो आम आदमियों के साथ क्या हालत होती होगी। इसलिए आपने 15,000 करोड़ का जो झुंझुना दिखा दिया हेल्थ सेक्टर के लिए वो नाकाफी था। हम बार बार बोल रहे थे 2 लाख करोड़ से ऊपर का पैकेज चाहिए हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और अपने फ्रंट फाइटर्स को सारे सेफ्टी के इक्विपमेंट्स देने के लिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड के अंदर हैं चाहे वो दूसरे फील्ड के अंदर हैं, लेकिन वो नहीं किया गया इस देश के अंदर। और फिर देश को पैसे की तो जरूरत है, इस वक्त कैश ट्रांसफर की निहायत जरूरत है। राशन के साथ साथ पका हुआ खाना देने के साथ साथ 5 से 7 हजार रुपया उस सब मजदूरों को मिलना चाहिए उनके घर के अंदर कम से कम 3 महीना। जो बड़ा सेक्टर है वो दे सकता है, उसको देना चाहिए। जो एमएसएमईज हैं, छोटा सेक्टर है, सरकार को ये पैसा देना चाहिए, ये पैकेज होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि इसके लिए तो पैसे की जरूरत है ना, तो किसने मना किया कि पैसे की जरूरत नहीं है? लेकिन पैसा कहां से आना चाहिए? आपका एक और कल निर्णय था जो परसों रात में आपने लिया। आपने सीधे गाज गिरा दी हिंदुस्तान के केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और इनके अंदर हमारे फौजी शामिल हैं, आर्म्ड फोर्सेस शामिल हैं। आपने उनकी महंगाई भत्ता, डियरेंस अलाउंस
को फ्रीज कर दिया, रोक दिया। उसमें जो बढ़त थी उसको रोक दिया। आपने कहा 1.5 साल तक इस बढ़त को रोक करके रखेंगे, देंगे नहीं। महंगाई बढ़ रही है, एसेंशियल कमोडिटीज महंगी हो रही है, होर्डिंग चल रही है, और आपने गाज किन पे गिरा दी? इनके ऊपर गिरा दी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हाँ पैसा चाहिए, लेकिन आपको नजर नहीं आया कि पैसा कहां से आएगा। मैं कहना चाहती हूं आज सीधे सीधे, इस देश से आपके इस 6 साल के राज के दौरान 36 बड़े पूंजीपति भाग गए। एमएसएमई वाले नहीं, बड़े कॉरपोरेट घरानों वाले लोग आपने भागने दिए। और ये पार्लियामेंट का आंकड़ा है कि 36 लोग गए, बिग बिजनेसेस, जिनमें मेहुल चोकसी भी है, नीरव मोदी भी है, विजय माल्या भी है, अग्रवाल भी है, बहुत सारे लोग हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा लेके के भाग गए। आपने चुनाव से पहले 28,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उठा लिए। आपने चुनाव जीतने के बाद 1,76,000 करोड़ रुपए फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उठाए, कंटिजेंसी फंड में से। जनता विश्वास करती है आरबीआई पे, उसके ट्रस्ट के ऊपर ये पैसा वहां होता है। आपने ये कंटिजेंसी फंड 2 लाख करोड़ उठा लिया एक किस्म का। वो कहां है पैसा? वो खर्च क्यों नहीं हो सकता है? इसके साथ साथ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमें जवाब दीजिए, आपके इस 6 साल के राज के दौरान आपने 7,70,000 करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इन बड़े पूंजीपतियों ने जो कर्जा उठाया बैंकों से और लुटाया नहीं, सूद की किस्त भी नहीं दी, वो पैसा आपने रिकवर नहीं किया। जवाब दीजिए, इस 6 साल के अंदर सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 8,93,000 करोड़ रुपया, 8.93 लाख करोड़ ऑफ रुपीज टैक्स की चोरी हुई है इस देश के अंदर। आपने टैक्स रिकवरी नहीं की है। इसमें फिर बड़ा सेक्टर कॉरपोरेट घराने जो हैं वो इसमें मेजर डिफॉल्टर्स हैं। वो पैसा रिकवर क्यों नहीं हुआ? हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, आज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं, हमारे सरकारी बैंकों से जनता का पैसा जो उठाया गया, मूल भी नहीं लौटाया गया और सूद भी नहीं लौटाया गया, 13 लाख करोड़ से ऊपर हो गए, वो कहां हैं? आप इसकी हमें जवाब दीजिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप हमारे मजदूरों के जो पैसे हैं, एम्प्लॉयर और मजदूरों की शेयर से, वो चाहे वेलफेयर बोर्ड्स के पैसे हों, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड या दूसरे, या वो हमारे ईएसआई और पीएफ ईपीएफ के पैसे हों, उसके ऊपर तो आपकी नजर गड़ी है। आपकी सरकारी कर्मचारियों की जो फ्रीजिंग की आपने डीए और डीआर की, उस पे आपकी नजर चली गई। लेकिन ये सब लोग जो आपके मित्र लोग हैं, जिनके लिए आप लगातार काम करते हो, इसके ऊपर नजर आपकी नहीं गई। आप इस कोविड महामारी से पहले भी इनको ढेरों कंसेशन दे चुके हो, आप इनकी टैक्स के अंदर कमियां कर चुके हो, लेकिन इसी कोविड-19 के दौरान जब आपको पैसे की आवश्यकता है, उसके दौरान आपने फिर से इनको टैक्स के अंदर छूट दी है। और जो आपने टैक्स के अंदर इनको छूट दी, उसमें 1,40,000 करोड़ रुपए की छूट है। आप वो 1,40,000 करोड़ रुपए की छूट कोविड के दौरान में अपने बड़े पूंजीपति बिलियनर्स को देते हैं और हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों की गर्दन के ऊपर तलवार रखते हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इसको आप वापस लीजिए और जमीन पे उतरिए। और मैं ये कह रही हूं फिर से, भूखों को खाना चाहिए। एफसीआई के गोदाम खोलिए, यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कीजिए, लोगों को कैश ट्रांसफर दीजिए, उसके सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, उसकी डिलीवरी को बिल्कुल ठीक और मुकम्मल कीजिए। ये मैं बात करना चाहती हूँ। वो गांव के ही लोग हैं जिनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, उसमें शहर के गरीब भी हैं। आपको मालूम है अभी तक मध्याह्न भोजन मिलना बंद हो गया क्योंकि स्कूल बंद है, लेकिन क्या उन बच्चों को खाना मिलता है जो उस मध्याह्न भोजन की वजह से उस पाठशाला में आते थे? मुझे बहुत दर्द हुआ एक वीडियो देख के। बच्चे कह रहे हैं हम मेंढक खा रहे हैं, मेंढक पका के खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके पास नहीं वो वीडियो पहुंचनी चाहिए। आपका गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। इस देश के अंदर जब इतनी बुरी हालत हो रही है, ऐसी परिस्थिति के अंदर अर्थतंत्र का नुकसान हो रहा है, 40 करोड़ से ज्यादा लोग आईएलओ के मुताबिक गरीबी की रेखा के और नीचे धंसने वाले हैं,
बेरोजगारी की बुरी हालत हो रही है, नोटबंदी के चलते 5 करोड़ बेरोजगार हो गए थे, तब सिर्फ उसके बाद 7% बेरोजगारी का दर आ गया था, अब तो 24% पहुंच गया है। ये बहुत ही दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं। तो इस महामारी से सबने मिलकर के सामना करना है और इसके साथ साथ जो संकट अर्थनीति पे आएगा उसमें भी सबने काम करना है मिलके। लेकिन उसमें आपके बड़े पूंजीपति दोस्त जो हैं, बड़े अमीर घराने हैं, और आपके जो विदेशी पूंजीपति दोस्त हैं, उनके लिए ही हमारे देश का गरीब मेहनत करता रहेगा और उनको पैकेज मिलते रहेंगे और गरीब को भूख मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक ही कहते हैं वो कि हम कोरोना से मरें कि भूख से मरें, कौन सी चॉइस हम करें? हम अपने घर परिवार के पास जाना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब सबने मिलकर के ये लड़ाई लड़नी है तो हमने आपसे पहले भी कहा था, आज हम फिर दोहरा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि शहर से लेके गांव तक बहुत बड़ी नफरत की आंधी चलाई गई और आपके चहेते मीडिया ने इसके अंदर रोल अदा किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक था, चाहे वो ट्रोलर्स थे, चाहे प्रिंट मीडिया में हिस्सा था, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर लोग थे। आपने उठ के कह दिया, बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, अजी धर्म नहीं, भाषा नहीं, कोरोना वायरस जो है इन सब चीजों से बाहर है, वो बाउंड्री भी नहीं देखता है, जात भी नहीं देखता है। मैंने आपसे आपकी ट्वीट के बाद ये कहा था कि साथ में आपने ये क्यों नहीं कहा कि कोई धर्म विशेष के लोग नहीं फैला रहे इसको? ये आपने नहीं कहा। मैंने ये इल्जाम लगाया था, क्या ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आपके कुछ लोग इस जहर को फैलाते रहें और आप ऊपर से बोलते रहो कि एकता रहनी चाहिए? ये मैं बात फिर दोहरा रही हूं। मैं इसलिए दोहरा रही हूं, कल जब आप गांव के लोगों को संबोधन कर रहे थे और तभी आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर रूपानी क्या कह रहे थे? मिस्टर रूपानी कल फिर तबलीगी जमात का नाम ले रहे थे। ये क्या तौर तरीका है आप लोगों का? अभी भी जहर फैलाने में आपके मंत्री, संतरी, नेता, चीफ मिनिस्टर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए एक बार फिर मेरी आपसे अपील है, पुरजोर में अपील कर रही हूं और मैं आपसे कह रही हूं, इस तरीके की बंटवारे की सियासत को रुकवाइए, चुनावी मोड से बाहर आइए और पूरे देश को साथ लेके चलने की जरूरत है। सत्ता पक्ष, विपक्ष भी, मजदूर भी और किसान भी और छात्र भी और नौजवान भी, महिलाएं भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी, सबने मिलकर के इस कोरोना से लड़ाई लड़नी है। और ऐसे में सबसे मिलने का मतलब ही है कि नफरत को कोई गुंजाइश नहीं होगी, इंसानियत को ही सबसे आगे आना होगा। यही कहते हुए मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहती हूं। अगर देर आए दुरुस्त आए भी हो जाए तो हमारे मुल्क की हजारों बरसों की जो सांझी विरासत की सभ्यता है उसके लिए भला होगा और आने वाले संकट से हम ठीक से मुकाबला कर पाएंगे, जब आर्थिक संकट और गहरा होने का पूरा अंदेशा हमारे देश में हो चुका है। सबको मेरा सलाम, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।